नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर चर्चा करेंगे। उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि सज रही है उस पर विचार आप सबके सुनेंगे। हमारे दर्शक जानेंगे कि राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या क्या हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, चर्चा आज के पैनल में शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से आज के पैनल में प्रभात अवस्थी जी शामिल हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिला नमस्कार उपाध्यक्ष रहे हैं, नमस्कार। आप भी रहे हैं। कांग्रेस से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कटियार हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और समाजवादी पार्टी से पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गंगवार जी हैं, छात्र सभा के अध्यक्ष राधेश्याम हैं। तो ये एक बड़ा पैनल आज जुड़ा है और चर्चा की शुरुआत हम लोग करें। आठ सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर उपचुनाव हो रहा है और इसे सही मायने में 2022 के चुनाव से पहले एक मिनी संग्राम माना जा रहा है। कानपुर की घाटमपुर सीट पर चुनाव हो रहा है, जौनपुर की महरैनी सीट पर चुनाव हो रहा है, रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव हो रहा है, बुलंदशहर की सदर सीट पर चुनाव हो रहा है, आगरा की टुंडला सीट पर चुनाव होना है, देवरिया की सदर सीट पर चुनाव होना है, उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर चुनाव होना है, अमरोहा की नौगामा सादात सीट है, वहां पर चुनाव होना है। तो ये 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में कमल रानी वरुण है, पारसनाथ यादव है, वीरेंद्र सिरोही, जगमेजय सिंह और चेतन चौहान। इनका निधन हो गया है, निधन की वजह से सीट खाली है। एसपी सिंह बघेल सांसद बन गए हैं, इस वजह से इनकी सीट खाली है। ये जो 8 सीटें हैं, इनमें से 6 सीटें भाजपा के पास थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। और जो 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 इससे पहले जो चुनाव हुआ है 2012 और 17 में, उसमें रिजल्ट अलग अलग थे। उस चुनाव में जो 2014 में चुनाव हुआ है उसमें अलग सीटें थी। उसमें हाँ, 2017 में 6 सीटें भाजपा के पास थी, 6 सीटें भाजपा के पास थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी की थी। 2012 में जो चुनाव हुआ था 5 साल पहले, उसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 2 सीटें बसपा के पास थी और एक एक सीट कांग्रेस और भाजपा के पास थी। तो ये 2012 का जो और पिछली बार जब मोदी के आंधी में, मोदी के लहर में चुनाव हुए थे, तब 6 सीटें थी भाजपा के पास में और 2 सीटें सपा के पास में थी। ये रिजल्ट है। और इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना मुद्दा है, ब्राह्मण की जो ब्राह्मणों को लेकर के जो सियासत शुरू हुई है, जाति गोलबंदी शुरू हुई है, वो मुद्दा है। ये सब तर्कस के तीर हैं राजनीतिक दलों के, जिन पर जो है इस बार का चुनाव लड़ा जाना है। मुख्य रूप से यही मुद्दे हैं, कोरोना है और भाजपा के ब्राह्मणों की सियासत है, जिसको लेकर के अलग अलग दल अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हम देख रहे थे, हमने अभी अध्ययन किया कि बड़ी संख्या में लोग जो 8 सीटें हैं उनसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, एक बांगरमऊ सीट है जो कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने के बाद में खाली हुई है, वहां से उनकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती है। जो सीटें, अन्य भी सीटें हैं, उन सीटों से भी जो दिवंगत विधायक हैं उनकी पत्नी या पुत्र चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये मुख्य रूप है। और उनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी की जो जिला स्तर की कमेटी है, उसके पदाधिकारी हैं और दूसरे बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तमाम बहुत बड़े दावेदारों की सूची है, हर सीट पर 8-8, 10-10 बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है कि बहुजन समाज पार्टी अभी तक उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन एक बड़ा 8 सीटों का एक बड़ा चुनाव है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी परंपरा से हट करके एक फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। और जानकारी ये है कि बसपा ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं।
लेकिन पिछली पिछली राजनीति और पिछले चुनावों के नतीजे हम देखें तो एक चीज सामने आती है कि 2018 में जो उपचुनाव मोदी लहर के बाद में 3 लोकसभा के चुनाव हुए थे और एक विधानसभा का चुनाव, तो उसमें जो विपक्ष की एकजुटता थी, वो विपक्ष की एकजुटता काम आई और कांग्रेस साइलेंट रही थी एक चुनाव में और वो कैंडिडेट अपना नहीं उतारा था। सपा बसपा ने मिलकर करके बसपा ने सपा के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया था और इसका ये नतीजा था कि जो महत्वपूर्ण सीटें थी गोरखपुर की और कैराना की, वो सीटें और फूलपुर की वो सीटें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए थे। तो इस बार स्थिति अलग है। स्थिति ये अलग है कि इस बार एकला चलो की राधे साहब जी सीधे बैठ जाइए। इस बार एकला चलो की राह है, विपक्ष एकजुट नहीं है, गठबंधन के प्रयास सारे विफल रहे हैं और पिछला चुनाव कांग्रेस के साथ में भी सपा ने चुनाव लड़ करके देखा है, कांग्रेस सपा और बसपा ने भी चुनाव लड़ करके देखा है। तो इस बार एकला चलो की राह है और सारे तीनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही हैं। सवाल इसी बात को लेकर के है कि जो जो अलग अलग गठबंधन है, अकेला चलो की राह पर जो विपक्ष चल रहा है, क्या वो अपनी इस स्थिति से भाजपा को मात दे पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पिछले 2018 के रिजल्ट हमने आपको बताए, जिसमें फूलपुर, गोरखपुर और कैराना की सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, वहाँ बाद में फिर लोकदल ने भी समर्थन कर दिया था। तो ये सीटें तब जीती थी जब विपक्ष ने एकजुट होने की एक ट्रायल किया था, प्रयोग किया था। तो ये स्थिति, शुभम तिवारी, क्या स्थिति आपसे शुरू करते हैं आज, कि जो स्थिति बन रही है उसमें जो जो समय विपक्ष के दल हैं वो कितना चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बड़ा चुनाव है, 8 सीटें हैं। कांग्रेस कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कई कई दावेदार हैं, उनके जो 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 दिवंगत विधायक हैं उनके परिजन हैं, वो निश्चित रूप से सहानुभूति की बात करेंगे, उनकी पत्नी और बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या स्थिति बनेगी, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या स्थिति बनेगी जब विपक्ष एकजुट नहीं है, सभी तीनों दल? और ये भी है कि जो तीनों दलों के वोट थे, वोट परसेंटेज था, उसे मिलाकर के स्थिति किसी समय भाजपा से ज्यादा नहीं बन पा रही थी। उस समय इस चुनाव में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, जिन पिछले चुनाव को लेकर आप जो इस तरीके आपने चर्चा करी है, मुझे नहीं लगता कि पिछले चुनाव में जो स्थितियां रही हैं उसको इन चुनाव में कहीं पर काउंट करने जैसी कोई स्थिति बनेगी। सपा बसपा का गठबंधन रहा हो या कहीं पर जो है मतलब फूलपुर वाली सीट और इन सबकी जो व्यवस्थाएं रही हैं, सबके दौर में और आज की प्रदेश की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आज सामने आ चुका है। जो एक पार्टी जो एक छत्र राज की सोच के साथ उत्तर प्रदेश में काबिज हुई थी, उसकी जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं उस कार्यशैली को जनता ने बहुत बखूबी देखा है और इस कोरोना महामारी के दौरान इस सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे उससे इतर जो सरकार ने जो है कहीं ना कहीं जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया और आत्मनिर्भर वाला शब्द जो दे दिया है, तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये जो आत्मनिर्भर का शब्द है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जब जनता आत्मनिर्भर ही होगी, सरकार की जिम्मेदारी के काम भी जनता स्वयं निभाएगी, तो आत्मनिर्भरता का जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को जो है देखने को मिलेगा कि उसका निर्णय परिणाम क्या होता है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात एक जो देखने में सामने आ रही है कि इस समय जो बेरोजगारी व्याप्त है, नौकरियों में जो संविदा वाली और ये जो नया जो सिस्टम लागू हो रहा है, इन सबको लेके एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है। इस जन आक्रोश को संभालना तो दूर की बात है, रोज नए नए ऐसे जो है लॉजिक पार्टियां ला रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ला रही है, जो कहीं ना कहीं जनता के गले से उतरने को तैयार नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस पार्टी हर तरीके से को फेस करने के लिए तैयार है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का सीधा निर्णय है, उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को भी इसमें भागीदारी दी है।
युवा नेतृत्व को आगे लाने का प्रयास कर रही हैं। और जिन लोगों ने अब तक इस कोरोना के दौर में या पिछले कई वर्षों से लगातार क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है, बिना डरे बिना रुके, उनको कांग्रेस पार्टी आगे ला रही है, ताकि ये जो जनहित में जो कार्य करने की शैली है, सोच है, और ये जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको पूर्ण रूप से जमीनी हकीकत एक अमली जामा पहनाने की सोच कांग्रेस पार्टी की है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और आगामी चुनाव में इसके बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तकलीफ उन लोगों को होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं कभी साथ रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने गठबंधन से अपनी सीटें जोड़ी और क्या फलसफा बनाया, आज अलग अलग लड़ रहे हैं। तो जनाधार की समस्या उन्हें है और भारतीय जनता पार्टी को तो यहाँ पर अपनी स्थितियां बचाए रखना एक बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मैंडेट क्रिएट करने वाली है। इन 8 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का परचम लहराता दिखने वाला है अब की बार। अनिल कुमार जी, आपकी पार्टी क्या जी भाई, देखिए भाई साहब, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा की घड़ी है कि उसने जो अभी तक शासन किया है उसमें उसका रिजल्ट आएगा। और इसमें जो मुख्य मुद्दे होंगे, समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो मुख्य मुकाबला होगा नंबर 1 और 2 का, वो भाजपा और सपा के बीच ही होगा। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है और कोई भी दल कहीं पे ठहरेंगे नहीं, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद विकास दुबे कांड, इसके बाद जो है बेरोजगारी, जो संविदा कर्मचारियों को, वो तो सरकार जो है भाप गई कि हम खसक जाएंगे। इसलिए आप देखिए कितनी तेजी से अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले, तुरंत मौर्य जी का बयान कि नहीं, हमने कोई ऐसी संविदा वाली बात नहीं की है, हम सबको रोजगार देंगे, सब चीजों पर। और जो उनका भ्रष्टाचार का अमली जामा बनाया जा रहा है, कई विधायक उनके खुद सांसद नाराज हैं। ये सब चीजें इस चुनाव में भाजपा को भारी पड़ेंगी। युवा ये तय करेगा कि आगे 22 में इस प्रदेश की दिशा क्या होगी, किसका भविष्य होगा, किसका भविष्य नहीं होगा। ये जो है बिल्कुल इसमें आईने की तरह साफ हो जाएगी। और भाजपा के लिए यह है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी जहां पर जैसे चेतन चौहान जैसे लोग की डेथ हुई है तो कुछ सद्भावना का भी वोट रहेगा। लेकिन अगर इन परिस्थितियों में सत्ता में रहते हुए हमने उन्हें हराने का काम किया तो आप समझ लिए 22 में समाजवादी पार्टी ही प्रदेश में सत्ता में आएगी। ये हमारा कहना है। विजय कटियार जी, जी, निश्चित रूप से जो 8 सीटों पे उपचुनाव हैं वो 2022 का लिए एक अच्छी पहल होगी। मेरा मानना है कि 2022 का चुनाव जो है वो इन 8 सीटों के लिए क्लियर करेगा। कहीं ना कहीं आदरणीय अनिल गंगवार जी ने जो बात कही कि चेतन चौहान जी का एक्सपायर हुए या और भी लोग एक्सपायर हुए, तो सहानुभूति पूर्ण लहर तो होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 8 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं वो अगर इस बात की गणना कर ली जाए कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में माफिया राज है, और उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर स्तर से बेरोजगारी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर इन चुनाव को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत पीछे दिख रही है। और ये चुनाव जो है, क्योंकि कांग्रेस ने कोरोना काल रहा हो या शुरू से जब से भाजपा की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाई है उत्तर प्रदेश में और हर मुद्दे पर आगे निकल के आई है। चाहे कोई सा मुद्दा रहा हो, कोरोना काल में हमने करोड़ों लोगों की मदद की है, कई लाखों लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है। कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि हमारे पास जो नेतृत्व है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सफल होंगे और उत्तर प्रदेश में हमारी बहुत अच्छी पहल भी चल रही है। जहां तक अभी भी पहले भी मैंने कहा है कि क्योंकि आज आम आदमी परेशान है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन जो है वो अपने पर उतारू है और सत्तारूढ़ दल के भाजपा, सत्तारूढ़ दल के विधायक और सांसद और मंत्री की पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
इन 8 सीटों को जीत पाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस परचम लहराएगी, जैसा कि हमारे भाई शुभम तिवारी जी ने कहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस इन 8 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। आजाद से हम बोलो। जी, हमारे जहां तक जानकारी की बात है और मेरी समझ की बात है, सत्ता में रहते हुए उपचुनाव एक तरह से छमाही परीक्षा की तरह होते हैं। बच्चा क्या प्रदर्शन करेगा बोर्ड की परीक्षा में, ये अनुमान लगाया जाता है छमाही परीक्षा से। और अगर छमाही परीक्षा में उसके अंक कम आते हैं, उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, तो गार्जियंस, टीचर और स्वयं बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि वो उसमें सुधार लाए। दूसरी चीज, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता को भारतीय जनता पार्टी के बाद विकल्प अगर कोई नजर आता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में नजर आता है। जिस तरह से प्रत्येक मुद्दे पर, प्रत्येक जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ बड़ी मुखरता के साथ समाजवादी पार्टी सदैव लड़ी है, आगे भी लड़ती रहेगी। हर जगह पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं संसद में जीएसटी जो वापस नहीं राज्य सरकारों को हो रही है उसके लिए संसद में उस दिन धरने पर थे। तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं निश्चित तौर पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय जिलाध्यक्ष जी की तरफ से ये कहा गया कि बेहतर प्रदर्शन होगा और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी सीटें जीतेगी, तो वो अपना प्रदर्शन जो उनका पुराना जो जैसा रहा है वो उस प्रदर्शन में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, युवा नेतृत्व की बात कही गई, कहीं भी कोई युवा नेतृत्व नहीं है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी दिल्ली रहती हैं, राहुल गांधी जी दिल्ली रहते हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो कहीं किसी के मामले में बोलते हैं, कहीं किसी के मामले में बोलते हैं। दूसरी चीज, कहीं राधेश्याम जी, आप ये मुझे बता दीजिए कि आपके कितने नेता इस कोरोना काल में निकल के आए हैं जनता की सेवा करने के लिए? कितने लोग? आप जन विरोधी नीतियों की बात कर रहे हैं, हमें बता दीजिए। आप जन विरोधी नीतियों की बात करते हैं, आप जनता के किस दुख दर्द में शामिल हुए हैं अभी तक? मान्यवर, कांग्रेस पार्टी कहीं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हो सकती है उत्तर प्रदेश में। ये बस मोहम्मदाबाद सरे मची है, आपने एक बार खाना कोतवाली घेरा। मुझे बताइए, आप मोहम्मदाबाद से बिलोंग करते हैं, मोहम्मदाबाद में लूट मची है। एक प्रार्थी को अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए तमाम रुपया खर्च करना पड़ा। आबादी नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी सदैव इस काम में रही है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये जो बातें की जा रही है विकल्प के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी कहीं संघर्ष में है, कहीं रनर और विनर की दौड़ कांग्रेस और भाजपा में उत्तर प्रदेश में है। ये बात तो सेम वैसे ही है कि दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, तो ये चीज आपको भी मालूम है। चलिए प्रभात जी, एक प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी और वो प्रदर्शन जिसमें उनके स्वयं के नेता और प्रभारी मौजूद नहीं होते हैं, एक प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी अपने को मुख्य विपक्षी दल बता रही है। इससे ज्यादा हसीन सपना मुंगेरी लाल के सपने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी नहीं बता रही है, समाजवादी पार्टी नहीं बता रही है, समाजवादी पार्टी को 2017 के चुनाव में हमें सेकंड नंबर पर रखा और हम 100 के लगभग सीटें 5,000 वोटों से हम 60 और 65 के लगभग सीटें हारे हैं। तो हम तो जनता ने बताया। अब हम भाजपा वालों को भी भाई सुन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है 8 परिचम लहराएगी, सुना करिए पहले गौर से, उसके बाद टिप्पणी दीजिए तो अच्छा लगेगा। चलिए प्रभात, बिल्कुल सही कहा। और राधेश्याम, आप इतनी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, मोहम्मदाबाद कोतवाली में लूट मची, आप वहीं से बिलोंग करते हैं। आपके बड़े बड़े नेता नरेंद्र सिंह यादव विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी में कोई कप्तान तो नहीं है कि बड़ौदा को बदल दे।
कप्तान तो आईपीएस है, विरोध करना समाजवादी पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। गरीबों के साथ, वंचितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता लोग कप्तान से मिल रहे हैं, ऊपर स्तर पर जा रहे हैं अधिकारियों के पास। भाई हमारी करने से कप्तान थोड़ी को बदल दें। चलिए रुकिए 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 भाई अनिल जी, जो उपचुनाव का विषय है उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे होने वाला है, और चूंकि बहुजन समाज पार्टी के ने भी फैसला लिया कि हम भी उपचुनाव लड़ेंगे, तो बेहतर होता कि उनका भी एक प्रतिनिधि होता तो जो और अच्छा निष्कर्ष निकल सकता था। जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस पार्टी के बंधु और समाजवादी पार्टी के बंधु आपस में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आगे वैसे ही है। इनको तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि ये अपने को साबित करें कि हम भी विपक्ष में कहीं लड़ रहे हैं। भाई जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर इनके सामने तो नेतृत्व का ही संकट है कि कांग्रेस में नेतृत्व कौन करेगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा, भगवान जाने। भारतीय जनता पार्टी जो है संगठनात्मक आधार पर चुनाव लड़ती है, संगठन के लिए काम करती है, और उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए या कोई समय तय नहीं है, वो हर समय तैयार रहती है उसका संगठन कि जब भी चुनाव होगा तो संगठन उसके साथ खड़ा है। इन लोगों के संगठन का कहीं कोई अता पता नहीं है, कहीं विपक्ष की भूमिका में 3.5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए, तो अब ये केवल स्वप्न देख रहे हैं कि हम 8 सीटों पे चुनाव जीत जाएंगे और 2022 में हम सत्ता में आ जाएंगे। तो मुझे तो कहीं इनके आसपास भी रहने की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आने वाले 2022 के चुनाव में इससे भी ज्यादा बहुमत लेकर के ही चुनाव आगे बढ़ के जीतेगी। जैसा हमने केंद्र सरकार में कहा है, अगले आगामी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें इससे भी ज्यादा बढ़कर नहीं आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ है, उससे कहीं इनकी चुनौती लगती ही नहीं है कि ये सारे विपक्षी दल भी मिल जाएं, तब भी ये 30-35% की संख्या बढ़ने वाली कहीं है नहीं, क्योंकि इनका सारा का सारा चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुका है कि ये केवल सत्ता के लिए काम करते हैं और हम समाज के लिए काम करते हैं। चुनाव लड़ने के समय ये सारे लोग आपस में सिर फुटबॉल करेंगे, बाकी तो जनता खुद फैसला करेगी कि तुम्हारे कार्यकाल में क्या हुआ और कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ और बसपा के कार्यकाल में क्या हुआ। ये कोई बताने की बात नहीं है, सारी दलों को देखा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी का तुलनात्मक अध्ययन होगा, अपने आप से ये चुनाव से बाहर है। चलिए विजय कटियार जी, जी प्रभात जी को सुना आपने, निश्चित रूप प्रभात जी को सुना आपने, वो तो कहीं आंका ही नहीं रहे हैं कांग्रेस को। नहीं, ये तो भूल है बड़े भाई की। निश्चित रूप से अगर हमें नहीं आंकेंगे तो आंकेंगे किसको। देखिए, जहां तक हमारे समाजवादी पार्टी के भाई की बात है, तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें 3.5 साल में अब बेरोजगारी दिखाई है, जो हमारे शुभम भाई ने कहा अभी 2 दिन पहले, जो 1 दिन पहले आंदोलन किया, 3.5 साल में भुखमरी दिखाई दी, 3.5 साल में लूटपाट दिखाई दी है, जो कांग्रेस 3.5 साल से लगातार देखती चली आई, आंदोलन करती चली आई, अब 3.5 साल बाद समाजवादी पार्टी को दिख रही है। और जहां तक हमारे भाजपा के आदरणीय अवस्थी जी की बात है, तो ये मान लीजिए अवस्थी जी कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा जो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। आम आदमी परेशान है, आम जनता परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और जिनका परसेंटेज बहुत अत्यधिक है। आज पूरे उत्तर प्रदेश को अगर ये कह दिया जाए कि लूट का प्रदेश है तो गलत नहीं होगा। आज लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में कोई भी चीज नहीं है, वो वहां से कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जमीन पे हो नहीं पा रहा। ये आप भी जानते हैं, आप दूर नहीं है।
आपके सांसद जी आदरणीय आपके बिल्कुल करीब में ही रहते हैं, जो इस समय न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिनकी कोई सुन नहीं रहा है, जिनको न्याय मिल नहीं रहा है। जब आपकी ही सांसद को, आपके ही विधायक को, चाहे वो हरदोई के हों, जो कह रहे हैं कि पूरे आज तक के इतिहास में हमने इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं देखा, तो इससे आगे बढ़कर आप क्या सुनना चाहते हैं? जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप नहीं एहसास कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ये निश्चित है। राधेश्याम जी, हमने कहा कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सदैव संघर्षरत रही है और जो भी उत्पीड़ित शोषित समाज के जिन लोगों को सत्ता ने हमेशा दबाया, समाजवादी पार्टी ने उनको सदैव गले लगाया है और उनको साथ लेकर चली है। निश्चित तौर पर जो ये बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हैं कि हम सत्ता के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए काम नहीं करते, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर लगे हुए स्वयं के मुकदमे वापस ले लिए, ये किस समाज के लिए आपने काम किया था? चिन्मयानंद जी के ऊपर लगा हुआ बलात्कार का मुकदमा, शासन में पत्र जारी हो गया कि वो वापस लिया जाए। प्रार्थी की बेटी की जो प्रार्थनी थी, उसकी मां हाईकोर्ट चली गई, तो उस मामले पे स्टे आई। कल हमने अखबार में पढ़ा, अमेठी में एक महिला दरोगा एसपी के यहाँ अपना इस्तीफा लेकर पहुंच गई कि हमारा उत्पीड़न हो रहा, हमारा शोषण हो रहा। ये किस समाज की आप बात कर रहे हैं? आपके 5-5 मंत्रियों के ऑडियो क्लिप वायरल हो चुके हैं रिश्वत लेने के आरोप में। आपका एक आईपीएस व्यापारी की हत्या करा रहा है, उसकी जांच करने वाला आईपीएस स्वयं अपहरण का दोषी है। मथुरा में 2020 में सलम माथुर 1 करोड़ रुपए के मतलब जो है फिरौती लेने के आरोपी है। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे, जो आईपीएस जांच कर रहा है उस पर मुकदमा, जिसकी जांच हो रही उस पर मुकदमा। तो हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप कह रहे समाज के लिए काम कर रहे। 1-2 लाइनें कहना चाहेंगे कि गुंडों से कहा अपराध रोको, सरकारी ऐलान हुआ अपराध रोको, पूरा तंत्र गुंडों की एक मंडी है और अखबार में इश्तहार निकलता है कि अपराध रोको। अनिल गंगवार जी, जी भाई साहब, देखिए राधेश्याम जी ने अच्छा माहौल बनाया। हाँ, राधेश्याम जी जो है बहुत सही बात कह रहे हैं कि इस समय जैसे हमारे प्रभात भाई कह रहे हैं, इनको शायद एहसास नहीं है इस बात का कि एक इन्होंने एक दिन अभी डिबेट में कहा था कि मुद्दा ढूंढो। इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम संविदा पे 5 साल रखेंगे, इसके बाद उसे नौकरी देंगे। इस पर समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया और हमारे विजय भाई साहब कह रहे कि साहब कुछ कर नहीं रहे, और हम तो इनके मौर्य जी ने वापस ले लिया। मैं तो कह रहा हूं इस मुद्दे को ये वापस ना ले, यही हमारा मुद्दा होगा और इसी पर हम लोग जो है ये 8 सीटें जीत लेंगे। इनके हर थाने में क्या हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, आप ये अपनी पार्टी से सर्वे करा ले कि इनके लोग, इनकी पुलिस क्या कर रही, इनके अधिकारी क्या कर। अभी इनके आईपीएस अधिकारी ने वो केसर को उसको मरवा दिया। आप देखिए तो पुलिस अपराधियों को नहीं मार रही है, शरीफ लोगों को मार रही है। विकास दुबे प्रकरण इतनी तेजी से ये उठेगा कि जिसको ये संभाल नहीं पाएंगे, बवंडर बन जाएगा। और मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जितनी 8 सीटों पर समाजवादी लड़ेगी, कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये ताकत समाजवादी पार्टी में, उसके संगठन में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में है। और कांग्रेस और बसपा कहीं भी आप देख लीजिएगा, कोसों दूर होंगे ये लोग। ये जो है 5-5 हजार वोट लेके सिमट जाएंगे। जो कह रहे 8 सीटों पर हम परचम फहराएंगे, 5,000 से ज्यादा किसी के नहीं निकलेंगे। और हम ही जो है मुकाबला करेंगे भाजपा की, उनकी नीतियों का, उनकी गुंडई का, और उन्होंने जो वसूली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, इसकी सबकी आवाज समाजवादी पार्टी उठाएगी। हाँ शुभम जी, बड़ा विश्लेषण समाजवादी पार्टी जहाँ बोलिए। अभी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं छोटी सी बात जोड़ूंगा उसमें कि अनिल जी ने कहा कि किस संविधा वाले मुद्दे पर ही हम चुनाव जीत लेंगे। हाँ साहब, हम मानते हैं, क्योंकि एक ही तो मुद्दा है जिसपे 3.5 साल में सपा ने प्रदर्शन किया है और तो कोई आवाज उठाई ही नहीं है। तो आप इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकते कि इसके अलावा आप किसी बात पर चुनाव में आ भी सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी बात कही है कि बाकी दल विपक्ष अपना काम कर रहा है और हमारे लिए रास्ता साफ है और एकदम सब इन्हें सब हर जगह जो है राम राज दिख रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगा
कि जो पार्टी अपने ही विधायकों के उठाए हुए आरोपों का दंश झेल रही हो, जिसके स्वयं के विधायक हर दूसरे दिन, विधायक और सांसद जो हैं हर दूसरे दिन कहीं कहीं बयान दे रहे हैं, कहीं कहीं उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, जब वो उन आवाजों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ठीकरा फोड़ रहे हैं विपक्ष के ऊपर। भाई मैं पूछता हूं कि माहौल विपक्ष ने कैसे बनाया? माहौल तो स्वयं जो सरकार में होता है वो बनाता है। ये जो भाजपा के शासन काल में जितनी ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई, ये क्या सब माहौल विपक्ष ने बनाया? ये सब किसकी जिम्मेदारी थी? आप लोगों के शासन काल में ही कोरोना के दौरान कितने मजदूर बेसहारा हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग पैदल चल चल के लोगों की जान चली गई। ये माहौल किसने बनाया? आप तो लगे हुए थे छोटी छोटी राजनीति करने में। आपको जिन बसों का इस्तेमाल करना चाहिए था, उन बसों की आप जो है आरटीओ से जांच करा रहे थे। अरे साहब, कुछ तो बसें निकली थी, वो तो भेजते। जवाब देना पड़ेगा जनता को कि कौन राजनीति कर रहा था और कौन सामाजिक कार्य कर रहा था। और देखिए, जुमले भर से कुछ नहीं होता कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ देने के लिए जनता ने आपको साथ लिया और विकास जनता का क्या हुआ ये देखने को मिल रहा है कि आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बबूल बोया है, उस पर कहीं ना कहीं वो कांटे अब छिदने की तैयारी में है। अब तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज पुलिस का उत्पीड़न पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं वो समय भूल जाते हैं कि जब पुलिस उत्पीड़न की बात करके सदन में रोए थे, उनके आंसू निकल आए थे। आज गरीब देखिए, शुभम जी ने जो विषय रखा और उससे पहले हमारे भाई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय जी ने कहा कि चारों ओर लूट मची हुई है, तो मैं विजय भाई को याद दिला देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो थाने बिक रहे हैं, ना कहीं अपहरण उद्योग लगा हुआ है, और ना ही 3.5 साल के कार्यकाल में फर्रुखाबाद में लूट और डकैती या अपहरण की कोई बहुत बड़ी घटनाएं हुई हो। अरे प्रभात, अगर एक आध कोई घटना भी हुई भी है, आपके सांसद के बेटे का अपहरण उसके घर से करने के लिए जो है रिपोर्ट लिखाई गई है। अरे आप देखिए, सांसद के घर के सामने उनके पहुंच गए और उनके रिपोर्ट लिखाना और अपराध होना और अपहरण होने में अंतर है। क्या हो रहा है, मतलब ये सारी चीजें जो हैं नहीं, अपहरण हुआ नहीं है। अपहरण का आप संसद जी को गलत साबित कर रहे हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि सत्ता के दबाव में फर्जी लिखा गया। आप स्वीकार कर रहे हैं कि सत्ता के दबाव में फर्जी लिखा गया। आप हाँ करिए इस मुद्दे पर। आप स्वीकार कर रहे हैं कि सत्ता के दबाव में फर्जी मुकदमा लिखा गया, पर नहीं हुआ। आप स्वीकार कर रहे हैं। एक महिला के नाम दिखाई गई है। होना और का प्रयास होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं नहीं हुई। आप इसमें कराए जाते थे, उत्तर प्रदेश में उतने दंगे 3-3.5 साल के कार्यकाल में नहीं हुए। और आप कहते हैं पार्टी मंत्री जो है, चुनाव पर बोलिए। उपचुनाव पे, उपचुनाव में ये बना रहे हैं, ये कोई चुनाव में मुद्दे कहीं टिकेंगे ही नहीं। क्यों? इनका चरित्र, इनका दामन जो है वैसे इतना ही दागदार है जो जनता इनको देखना ही नहीं चाहती। ये विपक्ष की भूमिका में है ही नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि उपचुनाव हो या आगे 2022 का चुनाव हो, ये क्षेत्रीय दल के रूप में जिस प्रकार का ये चल रहा है इनके समाजवादी पार्टी का, तो इनका तो नामो निशान मिट जाने वाला है। वही बात, तो कांग्रेस तो कहीं
संगठनात्मक रूप से कहीं स्तर पे है ही नहीं। वहां पर तो नेतृत्व का संकट है। जबकि दिक्कत की बात आती तो उनके नेता जो है विदेश सैर करने चले जाते हैं, पता नहीं कौन सी सैर करते हैं, कहाँ इलाज कराते हैं। आपकी बधाई का इंतजार करेंगे अगली बार, उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद आपकी बधाई का इंतजार करेंगे। नहीं, उपचुनाव का अगर रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आने वाले 2022 में इससे भी ज्यादा बहुमत लेकर के आने वाली है। निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोगों ने इस भूमिका को निर्वाह करना चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। आप उस भूमिका के लायक भी नहीं रहे। आठों सीट पर मुख्यमंत्री जी दौरा कर लेंगे, पता चल जाएगा। अरे वहां मुख्यमंत्री के दौरा करने की आवश्यकता ही नहीं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही चुनाव जिता देगा। मुख्यमंत्री के स्तर पे कोई काम ही नहीं होना। दावेदारी है कि अभी स्थिति स्पष्ट होगी। जब तक चुनाव का कार्यक्रम आएगा तब तक स्थिति स्पष्ट होगी। और अभी अपनी अपनी दावेदारी, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति है कि सपा और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि भाजपा उसकी स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। भाजपा की जो 8 सीटें हैं उनमें जो जौनपुर की मलाहनी सीट है, वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है मनोज सिंह, वो दावेदार हैं। 2017 में जो चुनाव लड़ चुके हैं सतीश सिंह, वो दावेदार हैं। बसपा से भाजपा में आए हैं पारनी सिंह, वो दावेदार हैं। प्रमोद यादव और धनंजय सिंह, ये भी दावेदार हैं इस मलाहनी जौनपुर की सीट से। बांगरमऊ उन्नाव की जो सीट है, कुलदीप सेंगर की संस्था रद्द होने से जो सीट खाली हुई है, वहाँ से उनकी पत्नी संगीता सेंगर वो दावेदार हैं भाजपा की टिकट के। नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह दावेदार हैं। ममता सिंह, शशि शेखर सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह, ये दावेदार हैं भाजपा की टिकट के। इसके अलावा जो और सीटें हैं उनसे भी जो दावेदार हैं भाजपा के, हम उनके नाम भी आपको बता दे रहे हैं जो हमें अपने सूत्रों से जिनकी जानकारी मिली है। उनमें देवरिया की सीट है। देवरिया की सीट पर से विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के कारण खाली हुई है। यहाँ पर पूर्व सांसद प्रकाश मणि के बेटे शशांक मणि ये टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। रामपुर की स्वार सीट, जो आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां का चुनाव रद्द होने की वजह से सीट खाली हुई है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी पाए गए हैं, गलत पाए गए हैं। उनमें इस सीट से 3 नाम भाजपा के आ रहे हैं, आकाश सक्सेना, लक्ष्मी सैनी और हरिओम। टूंडला सीट फिरोजाबाद जिले की है। यहाँ से एसपी सिंह बघेल सांसद हो गए हैं। यहाँ से भी कई दावेदार हैं, 10 के करीब दावेदार बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर सीट है, यहाँ से बीरेन्द्र सिंह सिरोही के निधन के कारण सीट खाली हुई है। सिरोही के दोनों बेटे दिग्विजय और विनय, ये दोनों टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। घाटमपुर सीट है कानपुर की, ये कमलरानी बरुण जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है, वो उनकी बेटी है स्वनिल, वो दावेदार हैं, प्रमुख दावेदार हैं। इसके अलावा कई भाजपा के नेता, स्थानीय भाजपा की जो जिला कमेटी उसके दावेदार हैं। और अमरोहा की नौगांव सादा सीट जो चेतन चौहान के कोरोना से निधन के कारण खाली हुई है, वहाँ से उनकी पत्नी संगीता चौहान टिकट की दावेदार हैं या पार्टी उन्हें लड़ाना चाहती है। तो ये स्थिति अभी तक सामने आई है। महत्वपूर्ण होगा ये 8 सीटों का उपचुनाव, और इसको लेकर के अभी देख रहे थे, आप सुन रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस, सपा और भाजपा की अपनी अपनी दावेदारी है, अपनी अपनी तैयारी है। और विपक्ष को ये भरोसा है कि जो कमियां, जन विरोधी नीतियां भाजपा की तरफ से आई हैं उसका लाभ उसे मिलेगा, और भाजपा को अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है। ये कुल मिलाकर के अभी तक स्थिति सामने आई है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए प्रभात अवस्थी जी का, विजय कटियार जी का, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा शुभम तिवारी जी का, अनिल गंगवार जी का और राधे श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार भाइयों, नमस्कार सभी बंधुओं को नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे
चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।